हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप हमेशा अच्छे से रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और जब जून में आपका रिजल्ट आए वो पॉजिटिव हो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। अभी हम अपना कर रहे हैं पेपर 2 कवर एजुकेशन सब्जेक्ट। यूनिट 1 का पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट बी ये मार्क्सिज्म के साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पार्ट सी की तरफ मूव करेंगे और पार्ट सी और पार्ट डी आपका बहुत छोटा है, बहुत ही लेंथी नहीं है जितना कि पार्ट ए था आपका, है ना। तो ये जल्दी से कवर हो जाएगा। ये है हमारी क्लास नंबर 23। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपनी अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं इफ दे वांट दीज लेक्चर्स। And if you want to join my class, you can WhatsApp me on 8299440121 पे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ ये जो मेरी क्लासेस हैं वो आपको यूनिट 1 पहले तो मैंने सोचा था कि इसे मैं ये सारी क्लासेस पब्लिक है मेरी, दैट मीन्स कोई भी इन्हें देख सकता है अगर वो मेरे चैनल पे विजिट करता है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि 25 तक मैं इन्हें क्लोज कर दूंगी और प्राइवेट कर दूंगी उन बच्चों के लिए जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं। बट मैंने अभी सोचा है कि ये यूनिट 1 आपका फिलॉसफी वाला है जो कवर हो जाएगा और यूनिट 1 आपका पेपर 1 का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों कवर हो जाएगा। तो मैं इसे क्लोज कर दूंगी। ओके, दैट मीन्स वो पब्लिक नहीं रहेगा, प्राइवेट जो मेरे ग्रुप में है उन्हें मिलेगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास और आप मेरे ग्रुप में रहना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज पार्ट बी का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद जिसे कहते हैं। ये कोई दर्शन नहीं है, है ना, ये विचार है, आइडियोलॉजी है ना। ये आइडियोलॉजी है, विचार है किसके? मार्क्स ने जो भी कुछ लिखा, जो कुछ भी देखा, समझा, एक्सपीरियंस किया, दैट मीन्स अनुभव किया अपनी जिंदगी में, उसे लिखा और वो आइडियोलॉजी, उनके विचार ही हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं मार्क्सिज्म। यानी कि जो भी मार्क्स के विचार थे, उनके अनुभव ज्ञान के वजह से जो उनके पास नॉलेज थी, उनके जो विचार बने, उसे ही हम कहते हैं मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। अब जो आपके मार्क्स थे वो फेमस किस लिए थे ये पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन थे हैव्स नॉट, दो टाइप की कैटेगरी थी एक टाइम में, हैव्स एंड हैव्स नॉट। समाज में, हमारे समाज में दो तरह की कैटेगरी थी, हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स का मतलब है जिसके पास सभी कुछ होता था, सब कुछ होता था, प्रोडक्शन के साधन होते थे, जिंदगी जीने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें इनके पास थी। एंड हैव्स नॉट, इनके पास नथिंग था, कुछ भी नहीं था। तो जो हैव्स वाले थे यानी कि जिनके जो समृद्ध थे, वो हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट करते थे, है ना। तो मार्क्स ने क्या किया? आपके मार्क्स ने इन लोगों के लिए, इन लोगों के बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? हैव्स नॉट के खिलाफ, हैव नॉट्स के विरोध में खड़े हुए, अपनी वॉइस, इन्होंने अपनी वॉइस स्ट्रॉन्ग करी, इन लोगों के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये इसीलिए फेमस है। और मेनली इन्होंने वर्कर्स, जो वर्कर्स ग्रुप था जिसे हैव्स नॉट कहते थे, उनके लिए काम किया, उनके लिए आवाज उठाई। इनका जो एक बुक था, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा, दास कैपिटल। इनके बुक को आप बाइबल जानते हो, बाइबल नाम सुना होगा, एक हॉली बुक है, पवित्र जो आपका एक ग्रंथ है कह सकते हैं क्रिश्चियंस का,
है ना। तो ये इनके बुक को क्या कहा गया, दास कैपिटल को बाइबल ऑफ द वर्कर, यानी कि जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनके श्रमिक हैं, उनके लिए ये बाइबल के समान था इनका दास कैपिटल। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड चीज, इन्होंने कहा था जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यानी कि उत्पादन के जितने साधन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पे सभी का स्वामित्व होना चाहिए। स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप जिसे कहते हैं, है ना, सभी की ऑनरशिप होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि एक चीज इनका बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन भी आता है। वन सेकेंड, इन्होंने गिव मी सेकेंड प्लीज। इन्होंने इनकी एक बात थी, वर्गहीन समाज, इससे क्वेश्चन आया था। वर्गहीन समाज जिसे कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी, इसकी स्थापना करी। ये चाहते थे कि समाज में कोई वर्ग ना हो, वर्ग का मतलब हो कोई क्लास ना हो, जैसे कि हैव्स वाले हों और हैव्स नॉट, ये दो कैटेगरी में हमारा समाज बटा ही ना हो। वर्ग, ये दो वर्ग है ना, एक और ये दो, तो वर्गहीन हो, दैट मीन्स एक तरह के लोग हों, सभी क्या हों, इक्वल हों। इसकी स्थापना इन्होंने करी थी, इसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम मूव करते हैं। जो आपके कार्ल मार्क्स थे ना, कार्ल हेनरिच, इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिच मार्क्स, और इनके एक फ्रेंड थे, इनके फ्रेंड थे हाँ, फ्रेडरिक ईगल्स, इनके फ्रेंड थे। इन्होंने दोनों ने मिलके ही क्या किया था, इन दोनों ने मिलके कम्युनिस्ट लीग की स्थापना करी थी, स्टैब्लिश किया था इन दोनों ने मिलके। कार्ल हेनरिच मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल ने मिलके कम्युनिस्ट लीग को स्टैब्लिश किया था। साथ में इन्होंने बुक्स लिखी थी मिलके, एक थी आपकी हॉली फैमिली, और आपकी सेकेंड बुक जो थी वो थी जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज को भी, इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब मेटाफिजिक्स देख लेते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मेटाफिजिक्स होगा। मार्क्स ने कई बातें करी तत्वमीमांसा के बारे में। पहली बात इन्होंने, जैसा कि न्यूटन ने कहा था, क्या कहा था याद है, न्यूटन ने कहा था कि संसार का जो निर्माण हुआ है, क्रिएशन हुआ है, वो मैटर्स से हुआ है ना, पदार्थ से हुआ है, तत्वों से हुआ है। ठीक है, तो ये इसे भी एक्सेप्ट करते थे। और इन्होंने दूसरी बात करी कि जैसा कि डार्विन ने किया था, डार्विन ने जैसा प्रोपाउंड किया था उसे भी इन्होंने माना। डार्विन ने क्या कहा था कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स दिया था, इस ब्रह्मांड का विकास के बारे में बात करी थी।
कैसे होता है इस ब्रह्मांड का विकास? तो इन्होंने कहा पहले कि छोटे से जीव आते थे, फिर उससे बड़े जीव आते थे, फिर छोटे पौधे आते थे, फिर बड़े पौधे आते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, छोटे जीव आए, उसके बाद मनुष्य आए। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ था हमारे यूनिवर्स का। ये कहा था आपके डार्विन ने, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने, इसे एक्सेप्ट करते थे ये मार्क्स जो थे, ये न्यूटन की जो न्यूटन ने जो तत्व मीमांसा दी थी और डार्विन ने, इन दोनों को एक्सेप्ट करते थे। थर्ड थिंग, गॉड यानी कि ईश्वर, एक्शन यानी कि कर्मा, और आपका हेवन स्वर्ग, एंड हेल यानी कि नर्क, इसको रिजेक्ट करते थे। कहते थे कि इन सब चीजों को हम साइंस के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते। साइंस ना गॉड को प्रूव कर सकता है, ना एक्शन को, ना हेवन को, ना हेल को, इसलिए ये सब फॉल्स है, झूठ है। इन्होंने कहा साइंस इसे प्रूव करता कि भगवान होते हैं तो हम मान लेते कि भगवान होते हैं, कर्म कुछ होता है, स्वर्ग नर्क कुछ होता है, अगर साइंस प्रूव करता तो मैं मान लेता, बट साइंस प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए ये सब असत्य हैं, मैं मान ही नहीं सकता। अब बता दो गॉड को कैसे साइंस हमारा प्रूव करेगा। तो ये इनके विचार थे, ठीक है। अब कहा कि सोल, इन सब चीजों के बारे में तो लोग इन्होंने कह दिया। अब सोल जो आत्मा है उसके बारे में बताओ। भगवान नहीं होते, हम नहीं जानते, साइंस प्रूव नहीं कर सकता, बट ये आत्मा कहाँ से आ जाती है? लोगों ने जब उनसे पूछा होगा कि बताओ फिर आत्मा कैसे डेवलप होती है, कहाँ से आ जाती है? हम क्या मानते हैं, हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है, सोल है, वही परम आत्मा है, वही ईश्वर है। बट इन्होंने फिर क्या कहा, जब आप किसी से कुछ पूछते हो उसके पास बहुत ढेर सारे लॉजिक होते हैं। इन्होंने भी लॉजिक दिया, अपना तर्क दिया कि जो आत्मा है ना वो मैटर से ही प्रोड्यूस हो जाती है, मैटर से ही निकल के आ जाती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और किसी भी बीइंग में, यानी कि जीव में, जंतु में, जो भी आप कर सकते हैं, किसी भी बीइंग में ग्रेजुअली वो डेवलप हो जाती है, उसे हमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप डेवलप हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि एग है और ये एग क्या होता है, एग ये बर्ड बन जाता है, हैन बन गया ना, ये एग आपका हैन बन गया। तो एग में आत्मा, जब ये एग था, अंडा था, तो इसमें आत्मा तो थी नहीं, बट ये जब हैन बन गया, मुर्गी बन गया, तो क्या हुई, इसमें तो आत्मा आ गई ना। तो इन्होंने कहा इसे भगवान ने आत्मा नहीं इसमें दे दिया है, सोल को भगवान ने नहीं दे दिया है, ये अंडा जब तक अंडा था तब तक अंडा था, बट ये जब हैन मुर्गी बना तो इसमें जो आत्मा है, सोल है, वो ग्रेजुअली डेवलप हो गई। ओके, और इन्होंने मैन, मनुष्य के बारे में क्या कहा, मनुष्य के बारे में, गिव मी सेकंड प्लीज। और इन्होंने मनुष्य के बारे में, मैन के बारे में कहा कि जो मनुष्य है वो हाईएस्ट बीइंग है, हाईएस्ट बीइंग है। और क्या इन्होंने कहा कि एज अ मशीन, मनुष्य जो है एज अ मशीन है, ठीक है, मनुष्य जो है मशीन है, और इस मशीन को किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की, वाटर की, एयर की, एंड सनलाइट की, ठीक है। इन्होंने कहा मनुष्य जो है वो हाईएस्ट बीइंग है, लेकिन एज अ मशीन है, और इस मशीन को किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन की, पानी की, हवा की और धूप की, ठीक है। तो मनुष्य के बारे में इन्होंने ऐसा बताया। और क्या था,
कहा जो मनुष्य है ना, ये जो मनुष्य है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये पार्ट है, ये सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी, इसको कहेंगे हम ह्यूमन सोसाइटी। और इसमें बहुत से लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक की वजह से दूसरा दुखी हो सकता है, दूसरे की वजह से दूसरा खुश यानी सुखी हो सकता है। तो यहाँ पे सभी लोग कनेक्टेड हैं, इसलिए ये पर्सन जो यहाँ पे है अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं समझ सकता, वो ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज का एक हिस्सा है। तो तत्व मीमांसा के बारे में आपके जो मार्क्स हैं इस तरह की बातें इन्होंने करी थी। अब एपिस्टेमोलॉजी इनका देते हैं। यानी कि ज्ञान मीमांसा। मार्क्स ने क्या कहा था? तो मार्क्स ने एक चीज दिया था, इसको मैं थोड़ा आगे भी पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो कि डायलैक्टिकल मैटरलिज्म ये दिया था आपके मार्क्स ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि डायलैक्टिकल मैटरलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद, ये पूछा गया था। ये किसने दिया है, ये क्या है मैं आगे बताती हूँ, बट आप इतना जान लो कि इसे मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने आपके दिया था। अब ज्ञान मीमांसा की बात ये कैसे कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी भी चीज को, है ना, कोई भी आइडिया है, विचार है या डॉक्ट्रिन है, कोई भी चीज है, हम उससे अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मान सकते। ठीक है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, इन्होंने कहा जो वैज्ञानिक ज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान है, इन्होंने कहा कि उससे आपको ट्रू नॉलेज यानी कि सही ज्ञान समझ लेना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से जो हमें ज्ञान मिले उसे सही समझ लेना चाहिए। और इन्होंने कहा कि इस सही नॉलेज को, जो ट्रू नॉलेज है, इसको प्राप्त करने के तरीकों में इन्होंने बताया कि साइंटिफिक मेथड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड को यानी कि वैज्ञानिक विधि को। और इसे ही इन्होंने सत्य, जो आपका ट्रू नॉलेज है, इसको प्राप्त करने का क्या बताया कि यही है जिसके द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही आप सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा। इन्होंने कहा कि जो मार्क्स ने कहा कि मैन वो क्या है, एक सोशल बीइंग है ना, और ये जो सोसाइटी है, सोशल बीइंग है ना, और ये जो सोसाइटी है वो चेंजेबल है, हमेशा चेंज होती रहती है, यानी कि इसमें विकास होता रहता है, डेवलप होती रहती है। अब जब कोई चीज चेंज होता रहता है तो इन्होंने कहा कि कोई फिक्स वैल्यूज, जो मूल्य होंगे वो फिक्स कैसे हो सकते हैं, वो भी तो चेंज होंगे, है ना। जब ये सोसाइटी चेंज होगी तो ये जो इसमें वैल्यूज होंगे वो भी चेंज होंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि कोई फाइनल वैल्यू आप नहीं कह सकते कि व्यक्ति के लिए, जो सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, उसके लिए कोई एक वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, ना ही एक कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, एक तरह की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसका जो समाज है वो बदलता रहता है। बस इन्होंने कहा कि कुछ काम आप कर लो तो आपका, इसका मतलब हुआ कि आप मूल्यों को जी रहे हो, वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो। जैसा कि इन्होंने कहा कि सोसाइटी को लेबर ओरिएंटेड बना दो, लेबर ओरिएंटेड सोसाइटी, जिसका मतलब हुआ श्रमिक अभिमुखी समाज।
श्रमिक अभिमुखी समाज, इन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं ना हमारे यूनिवर्स में, उनको क्या होना चाहिए, श्रमिक बनना चाहिए, सभी को लेबर करना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके ही कोई अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति काम करे और एक व्यक्ति उस पर शासन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को मिलके क्या करना है, काम करना है और इस समाज को कैसा बनाना है, लेबर ओरिएंटेड। ठीक है। फिर इन्होंने एक बात कही कि आर मैन हैप्पी, सभी व्यक्ति को खुश रहना है, कोशिश करनी चाहिए कि सभी व्यक्ति खुश रहे और अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल यानी कि पूरा कर सके। थर्ड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने बताया कि कोऑपरेशन, सहयोग, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान एंड फ्रीडम, दैट मीन्स स्वतंत्रता। व्यक्ति के अंदर इन्होंने कहा कि कोई तो वैल्यूज यहाँ पे फिक्स नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स नहीं है, पहले से नहीं है, क्योंकि ये समाज बदल रहा है। बट इन 3 चीजों को आप ध्यान में रखो, अगर कोऑपरेशन यानी कि सहयोग को, रिस्पेक्ट यानी सम्मान को और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता को, तो आप, इसका मतलब है वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। आपको एक दूसरे का सहयोग करना है हर परिस्थिति में। In any situation you have to cooperate and you have to respect everybody. Okay? और स्वतंत्रता, कभी ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं बहुत महान हूं, तुम तो तुच्छ प्राणी हो। ठीक है, डोंट शो इट। एंड स्वतंत्रता, क्लास ले रहे हैं। फ्रीडम, इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। क्लास ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, सबको फ्रीडम देनी चाहिए। फिर उन्होंने इनके कुछ, आप कह सकते हैं कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि ये कहना क्या चाहते थे। इन्होंने बात करी कि जैसे मैं हूं, है ना, यहां मैंने अपना कोई विचार रखा, मेरी थीसिस। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। थीसिस यानी मेरी कोई मान्यता है ना, मैं कुछ चीजों को मानती हूँ। फिर अचानक से हो सकता है कि एक दूसरे पर्सन आए, वो कहे कि नहीं, ये जो है हर्षिता है, ये सही नहीं बोल रही है, और ये खड़े हो जाए यहाँ पे एंटीथीसिस, यानी कि मेरे विरोध में एक विचार को ये क्या करें, ले आए, है ना। इन्होंने कहा कि हर्षिता सही नहीं बोल रही है, ये इनकी जो मान्यता है बिल्कुल बेकार है, और विरोध में आके खड़े हो जाएं और अपना एंटीथीसिस देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। फिर जब इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और जो मेरे थोड़े बहुत विचार इनको पसंद आए, इसको मिला के इन्होंने अपनी थीसिस दे दी। तो इनका नाम मैं क्या रखूं, चलिए इनका नाम राम है। ओके। तो ये हर्षिता के विचार जो थे, ये हर्षिता के विचार राम को पसंद नहीं आए थे, और राम ने अपने विचार रखे, यानी एंटीथेसिस, मेरे विरोध में अपनी मान्यता रखी। तो मेरे विरोध में इन्होंने मान्यता रखी, तो ये हो गए अब राम की थीसिस। तो कोई पर्सन और आ सकता है, ये पर्सन श्याम आ गया, श्याम खड़े हो गए किसके अगेंस्ट, राम के अगेंस्ट। फिर आ गई एंटीथीसिस, राम के मान्यता के विरोध में आ गई एंटीथीसिस। फिर इनका जो श्याम थे, श्याम की थीसिस बन गई, है ना, श्याम की थीसिस बन गई, श्याम की मान्यता बन गई। फिर एक पर्सन आएंगे, इनके विरोध में खड़े हो जाएंगे,
घनश्याम हो जाएंगे तो वो फिर एंटीथीसिस हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ये प्रक्रिया चलती रहती है ना, आइडियोलॉजीज सबकी एक दूसरे में। फिर ये कब तक पता है चलती है, थीसिस एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथीसिस, ये तब तक चलती है जब तक कि एक पर्सन यहाँ आ जाए और इनके विचार से सभी सहमत हो जाएं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं निकाले, तो इनका थीसिस फिर प्रूव हो जाता है साइंटिफिकली। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था थीसिस, एंटीथीसिस और थीसिस का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया ये थीसिस आपका, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, फिर थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये कार्यक्रम जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि कोई विचारधारा सभी को एक्सेप्टेबल ना हो जाए। ठीक है, मैन का जो डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा, ये तो बहुत से लोगों ने यही चीज कही है कि मैन का डेवलपमेंट उसी पे बेस्ड है। मनुष्य अपना विकास खुद कर सकता है, दूसरा उसका विकास नहीं कर सकता। तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। इन्होंने लिव हैप्पी की बात करी, तो ये तो प्रैग्मेटिज्म वाले भी बात करते हैं, बट ध्यान रखना कि इन्होंने बात करी थी लिव हैप्पी कि खुश रहो और खुश रहने दो। और इन्होंने बात करी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। One thing that I want to say that don't focus on my handwriting, okay? Whatever I am writing here, whatever I am teaching you in my lectures is really very important. So don't focus on my handwriting. Just whatever I am saying, make it in your notebook, okay? Note down it in your notebook. These are very important और ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है? और आप खुद से सर्च करोगे तो 6 महीने आपको सर्च करने में लग जाएंगे। यहाँ सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पॉइंट्स में पढ़ा दे रही हूँ, ये आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते। जितने पॉइंट्स मैं पढ़ा रही हूँ ना, इन्हें आप ढूंढ ढूंढ के जब तक पढ़ोगे सारी बुक्स में, 6 महीने आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपको कहते हैं ना कि क्रीम्स मिल रही है आपको, यहाँ पे क्रीम्स की लेयर मिल रही है आपको, बस आपको इन्हें अपने में एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, इन्होंने कहा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, यानी कि इक्वल बराबर जिसे कहते हैं, बराबर, अब कुछ और भी कहते हैं, बराबर वितरण, मतलब सभी में वितरण, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी का बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई हैव्स वाले हो जाए और कोई हैव्स नॉट वाले हो जाए, ऐसा नहीं करना है। समाज को हमें क्या करना है, इक्वल बना के रखना है, इसमें बराबर है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, बट ये चाहते थे इक्वल समाज की संरचना। कम्युनिज्म की बात करी थी इन्होंने, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी की बात करी थी, ये भी लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं सबसे बनता है। क्लासलेस सोसाइटी यानी दो लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं रखना है। और इन्होंने कहा कि एजुकेशन, जो शिक्षा है ना, हमें कैसे देनी चाहिए, एक्टिविटी के साथ, यानी कि हमें कुछ कुछ बच्चे को काम भी कराना है। ये नहीं कि बस आप क्या करो, पढ़ो, थ्योरीज पढ़ो, उन्हें हमें कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में काम कराते भी रहना चाहिए। और जो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए, लगभग सभी के सेम ही रहते हैं, इसमें यूनिक क्या है ये हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अदरवाइज हम पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि लगभग सभी कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट होना है, यानी कि शारीरिक विकास बहुत जरूरी है, तो सभी कहते हैं। और इन्होंने कहा फिजिकल डेवलपमेंट के साथ इन्होंने कहा लेबर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, यानी जो बच्चे को क्या करना है, श्रमिक की योग्यता भी उसके अंदर डेवलप करनी है, यानी वो श्रम करने के लिए तैयार है। और क्या कहा इन्होंने, कहा एजुकेशन के द्वारा हमें बच्चों को समझाना है कि बच्चों
ये समझ जाओ कि हम लोग सभी एक हैं, इक्वली सभी को बराबर तरीके से ट्रीट करो। ये नहीं कि कोई तुम्हारा फ्रेंड है वो रिच नहीं है, पुअर है, उसे तुम दूसरी तरह ट्रीट करो, कोई फ्रेंड तुम्हारा बहुत रिच है उसे दूसरी तरह ट्रीट करो। बच्चों ये नहीं करना है, हमें क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना है। और रिलीजन, अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आया था, रिलीजन एज ओपियम, कोई ओपियम नशा वशा होता है। इन्होंने कहा कि ओपियम को वैसे कहते क्या है, कुछ नशे वाली चीज होती है, भांग वगैरह ऐसे कुछ कहते हैं, मैं देख लेती हूँ एक बार। ओपियम, अफीम, अफीम कुछ नशे वाली चीज होती है। इन्होंने कहा कि जो धर्म होता है ना, कोई भी धर्म में, किसी धर्म को नहीं मानते थे, कहते थे धर्म तो अफीम के समान है, नशा पैदा करके लोगों को बर्बाद कर रहा है धर्म। ठीक है, अब करिकुलम में इन्होंने क्या कहा, करिकुलम में कहा कि करिकुलम में भैया आप इंटेलेक्चुअल बौद्धिक चीजों को ले आओ, जिसमें आपको बच्चे को रीडिंग पढ़ना सिखाना है, राइटिंग यानी लिखना सिखाना है, मैथमेटिक्स यानी गणित सिखानी है, हिस्ट्री सिखानी है। ठीक है, और इन्होंने कहा फिजिकल कुछ वर्क कराना है। फिजिकल वर्क के लिए इंटेलेक्चुअल पहले बोला, फिर बोला फिजिकल, शरीर से भी काम कराओ क्योंकि श्रमिक बनना है। इसके लिए इन्होंने एक्सरसाइज पे कहा, एक्सरसाइज कराओ बच्चों से। ठीक है, और इन्होंने कहा रिलीजन, धर्म को एकदम भी तुम करिकुलम में मत ले आना। एथिक्स न्याय व्याय बच्चों को मत समझाओ। ठीक है, इस तरह की बातें इन्होंने की। और टीचिंग मेथड जो आपके थे, टीचिंग मेथड में इन्होंने बात कही, भाई साइंस को इतना मानते थे तो साइंटिफिक मेथड की तो बात करेंगे ही, लैबोरेटरी की बात करेंगे, वर्कशॉप की बात करेंगे, सारी वो सब बातें करेंगे जो हम काम करके एक्टिविटी के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बात इन्होंने की। और इन्होंने कहा कि जो 9 से 17 साल के बच्चे हैं ना, उन्हें एजुकेशन, शिक्षा के साथ साथ 1 या 2 घंटे काम भी कराओ। उन्हें सिर्फ शिक्षा मत दो, एजुकेशन मत दो, एजुकेशन के साथ साथ 1-2 घंटे काम भी करवाइए। डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में इन्होंने क्या कहा, अनुशासन के बारे में इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को डिसिप्लिन रहना चाहिए अपने आप में, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हर व्यक्ति, ये व्यक्ति अगर डिसिप्लिन रहेगा अपने आप में, ये व्यक्ति अगर डिसिप्लिन रहेगा अपने आप में, ये भी डिसिप्लिन, ये भी डिसिप्लिन, सभी अपने आप में डिसिप्लिन रहेंगे, तभी ये जो समाज है वो पूरा का पूरा समाज डिसिप्लिन रहेगा। ये समाज के बारे में बहुत बात करते थे, ये ध्यान रखिएगा, समाज इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बस आपका ये हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, इसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। आता है आपका डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, है ना, इसे कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके द्वारा क्या कहा गया, द्वंद्व आप समझ रहे होंगे ना, एक तरह का संघर्ष। इन्होंने कहा जो विरोधी तत्व हैं, विरोधी तत्वों के संघर्ष के द्वारा ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। एक सेंटेंस इन्होंने बताया, विरोधी तत्वों के संघर्ष द्वारा ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है, संघर्ष द्वारा ही
सत्य की प्रतिष्ठा होती है। मतलब ट्रुथ कैसे स्टैब्लिश होता है, कहीं कोई आइडिया है, कुछ लिखा है, उसे हम नहीं मान सकते कि वो सच है। किसी इवन ये कहते हैं बुक्स वगैरह में जो लिखा है आप नहीं कह सकते वो सत्य है। ठीक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो थीसिस होती है, किसी पर्सन ने अपनी मान्यता दी है, ठीक, ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी एक पर्सन ने नॉट फुल्ली ट्रू, पूरी तरीके से ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि इसे किसी एक पर्सन ने दिया है। फिर इस थीसिस के अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या आएगा, अभी मैंने बताया है कि एंटी थीसिस आएगी, ठीक है। और ये भी पूरी तरीके से नॉट फुल्ली ट्रू, पूरी तरीके से ये भी ट्रू नहीं होंगी क्योंकि अभी एक विचारधारा थी उस पर एक नहीं किया, ठीक। अब ये कैसे सत्य होगा, सत्य ऐसे होगा, अब यहाँ होगा थीसिस, इनके कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ बातें इनकी होंगी जो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी और कुछ बातें इनकी होंगी जो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, है ना। और ये जो दूसरे पर्सन होंगे उनकी कुछ बातें एक्सेप्ट कर ली जाएंगी और इनकी कुछ बातें रिजेक्ट कर, इनकी भी कुछ बातें रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो जो सत्य है दोनों का सत्य असत्य दोनों क्या हो गया, नष्ट हो गया, और जो दोनों सत्य था यानी ट्रुथ था वो बन गया आपका सिंथेसिस, ठीक। और ये जो सिंथेसिस है क्या होगा, ये भी सिंथेसिस है ना, लेकिन हो सकता है फिर इसके अगेंस्ट कुछ आ जाए, ठीक। इसलिए इस तरह के टकराव से उत्पन्न जब एक ट्रुथ निकलता है वही पूरी तरीके से सच होता है। ये है आपका डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। और ये कहते हैं कि जब तक जो मार्क्स कहते हैं ना कि जब तक सामाजिक विकास, जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, अपनी चरम पे नहीं पहुंच जाता है तब तक प्रत्येक सामाजिक अवस्था अस्थिर होती है। मतलब कुछ ना कुछ अगर नई नई चीजें डेवलप होती रहेंगी तो ये समाज क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आज आपका मार्क्सिज्म भी खत्म होता है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, बस जितना बताया है उससे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं उसको आप नोट डाउन कर लेना और इसमें से अलग से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आनी है, इससे इतर कुछ भी नहीं आना है। तो आपका पार्ट ए, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, आपका पार्ट ए खत्म होता है यूनिट 1 का, ठीक है। और पार्ट बी भी आपका खत्म होता है। अब हम पार्ट सी की ओर अभी मूव करेंगे, सो ब्रेक लेते हैं एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।